विहान उन रहस्यमयी आंखों के सामने उन मलबों के पर्वतों के बीच खड़ा था और अपनी तरफ आती उस आग की रोशनी को देखकर घबरा गया था। वो किसी भी तरह वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो अपने पैरों को हिला तक नहीं पा रहा था। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। भागो, देख क्या रहे हो? विहान ने अपनी गर्दन घुमाई। धर्म वहां खड़ा था। आप यहाँ कैसे? धर्म ने विहान को घूरते हुए कहा, अभी ये सब पूछने का टाइम नहीं है। कब तक तुम्हें बचाने सपनों में आता रहूंगा? निकलो जल्दी यहां से, बचो उस मंदार की आग की रोशनी से। विहान ने अपनी तरफ आती उस आग की रोशनी को देखा और घबराते हुए कहा, मेरे पैर हिल भी नहीं रहे। धर्म ने देखा कि वो आग की रोशनी विहान के बेहद करीब आ चुकी थी। लाख कोशिशों के बावजूद विहान खुद को हिला तक नहीं पा रहा था। तभी धर्म दौड़ता हुआ उसके पास आया और जोर से उसे धक्का दे दिया। धक्का लगते ही विहान के जमे हुए पैर अचानक खुल गए और वो आगे की तरफ गिर पड़ा। उसका सिर भविष्यवाणी मंडली के उस दरवाजे से टकराया जहां वो असल दुनिया में खड़ा था। एकदम से ऐसा लगा जैसे उसकी नींद खुल गई हो और वो अपने सपने से वापस आ गया हो। विहान ने चारों ओर देखा। वो अभी भी भविष्यवाणी मंडली के आंगन वाले दरवाजे पर ही खड़ा था। अब विहान समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी हुई घटना को विहान सीरियसली ले या इसे इल्यूजन समझकर भूल जाए। उसकी आंखों में साफ घबराहट थी और उधर हेमंत की आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान। हेमंत ने अपने हाथ में पकड़े जादुई आईने पर हाथ फेरा और उस पर से विहान का चेहरा गायब हो गया। विहान ने मुड़कर हेमंत की ओर देखा और हेमंत के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई बड़ा खेल खेल लिया हो। विहान तुरंत वहां से बाहर निकल गया। उसने राहत की सांस ली और बड़बड़ाया, क्या था ये? मैं रुक क्यों गया था? और कैसा था ये सपना? और ये धर्म क्या कर रहा था उस सपने में? अभी उसने चैन की सांस लेने की कोशिश ही की थी कि एक घोड़ा गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींच लिया। विहान को समझने का मौका भी नहीं मिला। उसने घबराकर घोड़ा गाड़ी से कूदने की कोशिश की, लेकिन अपने सामने बैठे इंसान को देखकर रुक गया। आप यहां भी? अभी मेरे सपने में भी थे। सामने कोई और नहीं, धर्म था। धर्म ने गंभीरता से कहा, भगवान का शुक्र मनाओ, आज मैंने तुम्हारी जान बचा ली मंदार से। विहान ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला ये सब? धर्म ने विहान के सामने बैठते हुए कहा, मुझे खतरे का अंदेशा हुआ और जब मैंने तुम्हारे सपने में जाकर देखा तो तुम मंदार के सामने मलबों के ढेर के बीच खड़े थे। तुम्हें अब सावधान रहना होगा क्योंकि मंदार ने तुम्हें ढूंढ लिया है। यह सुनकर चिंता की लकीरें विहान के चेहरे पर उभर आई। धर्म ने उसकी बेचैनी कम करते हुए कहा, हाँ, वो तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ तो गया है, लेकिन अभी वो उतना शक्तिशाली नहीं है। उसे अपनी पूरी शक्ति पाने में थोड़ा टाइम लगेगा। विहान ने तुरंत पूछा, कितना टाइम? धर्म एक पल चुप रहा, फिर बोला, 1 साल भी लग सकता है या 1 घंटा भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर विहान की घबराहट थोड़ी और बढ़ गई, लेकिन फिर उसने सोचते हुए पूछा, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि जब कालवेद मेरे हाथ में नहीं आएगी, वो उस किताब को पा ही नहीं सकता, तो फिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है? धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हें पता है, उसे नहीं। वो सिर्फ इतना जानता है कि कालवेद तुम नष्ट करोगे, इसलिए वो तुम्हें नष्ट करना चाहता है। और जहां तक मुझे पता है, वो अपने तरीके से कालवेद को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है। विहान ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर उसे यह बताया जाए कि अगर वो मुझे मार देगा तो उसे भी किताब नहीं मिलेगी, ये कैसा रहेगा? धर्म हंस पड़ा और विहान की तरफ हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम उसे बताओगे और वो तुम्हारी बात मान लेगा, है ना? धर्म के टॉन्ट पर विहान थोड़ा झुंझला गया। उसने फिर से पूछा, तो ये कब तक चलता रहेगा? क्या जरूरी है ये सब करना? ये सब इन्वेस्टिगेशन, ये सारी जांच, मुझे तो सिर्फ कालवेद को ढूंढकर नष्ट करना है ना? तो सीधे उसे ढूंढने में लगते हैं। विहान मायूस लग रहा था। धर्म ने उसकी मायूसी महसूस की और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अभी से घबराने लगे, ये तो बस शुरुआत है। और इतना जान लो कि तुम्हारे सामने कई ऐसी चीजें आएंगी जो बेकार लगेंगी, लेकिन ये सब तुम्हारे नसीब से जुड़ी है, उस कालवेद से जुड़ी है, ये तुम्हारे आगे की लड़ाई से जुड़ी है। धर्म की बातें सुनते ही विहान गंभीर हो गया था। लेकिन मैं कब पहुंच पाऊंगा उस किताब तक? धर्म ने हल्की मुस्कान बनाए रखी और कहा,
कुछ चीजें समय पर छोड़ दो, समय रहते सब पता चल जाएगा। वो एक सोच में डूबा था और धर्म उसकी झुंझलाहट पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इधर भविष्यवाणी मंडली में बैठी अंजलि अपने कामों में लगी थी। तभी गिरीश अंदर आया। गिरीश को देख अंजलि की आंखों में खुशी थी। गुड आफ्टरनून गिरीश, बहुत दिनों से तुम दिखे नहीं, कहाँ गायब थे? कहीं छुट्टियां मनाने चले गए थे क्या? अंजलि की आवाज में चिंता और खुशी का मिला जुला भाव था। गिरीश को इतने दिनों बाद देखकर वो सचमुच प्रसन्न थी। गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, निमोनिया हो गया था मुझे। अभी तो फिर भी पहले से बेहतर है। अगर समय पर पता नहीं चलता तो जान भी नहीं बच पाती। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको वो लड़का याद है जिसने आपसे भविष्यवाणी करवाई थी? वो अब हमारी मंडली में शामिल हो गया है। अंजलि के मुंह से ये सुनते ही गिरीश की आंखें अचानक से चमक उठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वो एक नए उत्साह से बोला, क्या उसने हमारी मंडली ज्वाइन कर ली? हे भगवान, कहाँ है वो? अंजलि गिरीश की इस प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाई। वो अभी अभी गया है। गिरीश के चेहरे पर विहान से न मिल पाने का अफसोस साफ झलक रहा था। वो भागकर वापस बाहर गया, इस आस में कि विहान से मुलाकात हो जाए, लेकिन विहान तो जा चुका था। गिरीश वापस रिसेप्शन एरिया में आया और अंजलि से बोला, अगली बार जब वो आए तो प्लीज मुझे जरूर बता देना, मुझे उससे मिलना है, उसने मेरी जान बचाई है। गिरीश ने अपने दोनों हाथों को उठाया और बहुत ज्यादा एक्साइटेड तरीके से कहा, वो एक जादुई डॉक्टर है, असल में वो एक भविष्य देखने वाला जादूगर है। विहान के बारे में सुनते हुए हैरानी से अंजलि का मुंह खुला का खुला रह गया था। रात हो चुकी थी और विहान डिनर टेबल पर महेश और मेघा के सामने बैठा था। विहान अभी भी उस सपने और उस आवाज के बारे में सोच रहा था। महेश ने खाने का एक पौर लिया और विहान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है अब तुम अपनी कंपनी के लिए बहुत जरूरी बन गए हो, इसलिए तुमसे ओवर टाइम करवाकर जरूरी काम करवाते हैं। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो हाँ, उन्होंने मुझे ओवर टाइम के लिए 10 रुपए का बोनस भी दिया। ये सुनते ही महेश और मेघा दोनों के मेघा ने हैरानी में खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, पूरे 10 रुपए कुछ घंटों के लिए? वो इतना पैसा कैसे दे सकते हैं? विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है, प्राचीन चीजों की कितनी कीमत है, बहुत पैसा है उसमें। महेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं जानता होता तो सोचता तूने कोई बैंक लूटा है। मेघा ने महेश को घूरते हुए कहा, ओ प्लीज भैया, और बैंक लूटना? भैया तो ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकते, इसलिए तो मैं विहान भैया पर ज्यादा भरोसा करती हूँ। महेश ने घूरते हुए मेघा को देखा और कहा, अच्छा तो तुम और विहान एक टीम बन गए। मेघा हंस पड़ी, लेकिन विहान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। विहान के दिल में एक चुभन सी हुई। वो अब झूठ बोलने में काफी बेहतर हो गया था, लेकिन फिर भी उसे ये सब ठीक नहीं लगता था, खासकर अपने परिवार से। उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी की इतनी बातें इन्हें नहीं बता सकता। यही तो वो लोग हैं जो मुझसे बिना शर्त प्यार करते हैं, और मैंने इनके सामने दीवार खड़ी कर रखी है। विहान ने महेश को कंधा मारते हुए कहा, भैया आप इन पैसों से अपने लिए कुछ नए कपड़े ले लेना। महेश ने अपनी शर्ट पर हाथ रखते हुए मजाक में कहा, क्या मेरे फटे पुराने कपड़े अब तुम्हें पसंद नहीं है? विहान ने तुरंत कहा, ऐसी बात नहीं है भैया। महेश ने विहान
उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी की इतनी बातें इन्हें नहीं बता सकता। यही तो वो लोग हैं जो मुझसे बिना शर्त प्यार करते हैं और मैंने इनके सामने दीवार खड़ी कर रखी है। विहान ने महेश को कंधा मारते हुए कहा, भैया आप इन पैसों से अपने लिए कुछ नए कपड़े ले लेना। महेश ने अपनी शर्ट पर हाथ रखते हुए मजाक में कहा, क्या मेरे फटे पुराने कपड़े अब तुम्हें पसंद नहीं है? विहान ने तुरंत कहा, ऐसी बात नहीं है भैया। महेश ने विहान की बातों को काटते हुए कहा, अरे छोटे मजाक कर रहा हूं। असल बात यह कि फैक्ट्री में कपड़े वैसे ही कुछ मिनट में खराब हो जाते हैं। नए कपड़े भी एक दिन भी साफ नहीं रह पाएंगे और रोज कपड़े धो नहीं सकते। विहान कुछ बोलता, लेकिन इससे पहले महेश ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि कुछ किताबें ले लूं। अकाउंटिंग पढ़ने का मन है। मैं पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहता। ये सुनकर विहान और मेघा दोनों का चेहरा खिल उठा। विहान ने उत्साहित होकर कहा, मुझे आइडिया बहुत पसंद आया। ऊपर मेरे कमरे में कुछ कॉलेज की किताबें रखी है। शायद प्राचीन भाषा वाली आपके काम की ना हो, पर सिविक या हिस्ट्री की भी है। शायद कुछ काम आ जाए। जो चाहिए आप ले लेना और जो नहीं है वो खरीद लेना। विहान को बहुत अच्छा लग रहा था कि आगे पढ़ाई का ये विचार महेश को खुद आया। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सही शुरुआत है, लेकिन इतनी महंगी किताबें नहीं होंगी। शायद उसमें से कुछ पैसों से मेघा के लिए नए कपड़े आ जाएं। मेघा जैसे कि उम्मीद थी सिर हिलाते हुए बोली, पिछली बार सैंडल लेने के लिए हाँ बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी कपड़े भी ले लूंगी। अरे नहीं यार, ये पहली बार है जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं। हमें हर पैसे को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, वरना भविष्य में हमारे पास कुछ नहीं होगा। विहान और महेश ने एक दूसरे को देखा और हैरानी की बात यह थी कि दोनों को मेघा की बात सही लगी। विहान ने अपना हाथ मेघा की हथेली पर रखते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, हमें और थोड़े पैसे जमा कर लेने चाहिए। महेश ने धीरे से हंसते हुए कहा, हमें अब सभ्य समाज का हिस्सा बनना है। काश मैं भी सभ्य समाज के बड़े लोगों की तरह सब कुछ कर पाता। पजामा पहनकर आराम से बैठा रहता और टेंशन इस बात की होती कि मेरी लाखों की पेंटिंग थोड़ी टेढ़ी क्यों लटक रही है। महेश कुर्सी पर पीछे झुक गया, जैसे सपना देख रहा हो। बस वही जिंदगी चाहिए मुझे। विहान ने महेश के दिल से निकली आवाज सुन ली थी। वो सच में चाहता था एक दिन वो अपने भाई को वो लग्जरी दे पाए कि वो ऐसी लाइफ जिए। अगले दिन विहान सुबह सुबह बीनू काका के पास पहुंचा, लेकिन बीनू काका आज थोड़ी जल्दी में थे। विहान ने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? बीनू काका ने जल्दी दिखाते हुए कहा, वो आज मुझे अंडरग्राउंड मार्केट जाना है, औषधियों के लिए कुछ जरूरी सामान लाने। विहान चौंक गया। उसने पूछा, मतलब ब्लैक मार्केट टाइप जगह जहां चीजें छुपाकर बेची या खरीदी जाती है? अब उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर बीनू काका के पास बैठ गया और बोला, क्या आप मुझे वहां लेकर चलेंगे? बीनू काका ने घूरते हुए विहान से कहा, अभी नहीं, बड़ी टेढ़ी और खतरनाक गलियां हैं वहां, तुम अभी उस लायक नहीं हुए हो। विहान ने थोड़ी जिद करते हुए पूछा, तो कब? बीनू काका ने अपना झोला संभालते हुए कहा, जब सही समय आएगा। विहान और जिद कर पाता इससे पहले बीनू काका वहां से निकल गए। विहान मन महसूस कर रह गया। जैसे ही वो अंडरग्राउंड मार्केट के बारे में सोचता हुआ बीनू काका के कमरे से निकला, वो दूसरी तरफ से आते धर्म से टकरा गया। माफ कीजिए कैप्टन। धर्म ने उस टकराव को नजरअंदाज करते हुए कहा, विहान अच्छा हुआ तुम यहां मिल गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हमें यकीन हो गया कि कालवेद के वो पन्ने जनार्दन के पास ही है। विहान ने घबरा कर पूछा, तो उसका कुछ पता चला या नहीं? धर्म ने ना में सिर हिलाया। विहान के मन में अभी भी कुछ सवाल चल रहे थे। उसने धर्म की तरफ देखते हुए पूछा, मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने वो पन्ने जनार्दन के पास क्यों और कब छुपाए होंगे। वो तो विकास और मेरे घर से बिल्कुल उल्टी दिशा में है और मैं उस आदमी को जानता भी नहीं। धर्म ने हंसते हुए कहा, इतनी साफ बात नहीं दिखी तुम्हें? विहान हैरानी से उसे घूरने लगा। कौन सी साफ बात? धर्म ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वो पन्ने एक अनजान बेमतलब आदमी के पास छोड़ देना, मतलब सुराग की चेन वहीं खत्म। सबसे बढ़िया तरीका था कि कोई उसे ढूंढ न पाए, और इसमें तुमने उसकी मदद की, वो भी पूरे होश में। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हाँ विहान, तुम कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? धर्म का यह सवाल विहान को चौंका गया था। क्या धर्म का शक अब भी विहान पर है? क्या विहान सुलझा पाएगा इस जनार्दन की गुत्थी को? कैसे पहुंचेगा विहान कालवेद के पन्नों तक? जानने के लिए सुनिए
इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।